बड़ा ही नाजुक वक्त चल रहा है भारत के मुसलमान के लिए। बहुत सोच समझ के काम करना पड़ रहा है भारत के मुसलमान। इस वक्त देश में हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। अब मैं राहुल गांधी को तो जिम्मेदार नहीं करा सकता इस चीज का। ठीक है, मैं जज्बात में आके बात करता हूँ, जोश में बात करता हूँ, मेरे खून में है ये चीज। मैं जानबूझ के नहीं करता, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब आपके पीछे जो नौजवानों का मजमा एक उम्मीद के साथ चल रहा है, उनको कैसे भरोसा हो कि भाई अब्दुल कादिर जो हमारी क़यादत कर रहा है वो हमारी सरपरस्ती भी करेगा, हमारी हिफाजत भी करेगा। तो MIM की 100% विचारधारा से हम सेटिस्फाई नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साहब के बाद कोई भी साइंटिस्ट एक मुसलमान गिनती में क्यों नहीं आता? हम फिर खामोश नहीं बैठते हैं, फिर हमारा दूसरा रूप आ जाता है। क्या अब्दुल कादिर किसी सियासी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखती? जो बुरी चीज लगती है हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम चमचे तो नहीं है किसी के कि वो अच्छी बात कहेंगे जी हुजूर, बुरी बात कहेंगे जी हुजूर। इन बातों को लेकर, अपनी स्पीचेस को लेकर कभी कानूनी मुश्किलात का सामना हुआ है आपको? अब कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, हमारी गोली लग जाए, हमें जेलों में डाल दिया जाए, हम पर मुकदमे लग जाए, हम पर लाठी पर चले, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह का जुल्म किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है? आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आप देख रहे हैं शफान अंसारी ऑफिशियल। और दोस्तों, आज फिर एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसको जानना, जिसके बारे में पूछना हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी बन जाता है उन हालातों में जब कौम अपने रहनुमाओं की तलाश कर रही हो। मैं बिना वक्त को ज़ाया किए एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाह रहा हूँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवानों के तबके में। मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने इस पॉडकास्ट में एडवोकेट अब्दुल कादिर साहब का। अब्दुल कादिर साहब एक नाम नहीं है, बल्कि एक क्रांति के तौर पर इस वक्त चर्चा में है, सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल हो रही हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, 30 तारीख को आखिर हुआ क्या था? हम लोग 26 जून को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली पार्लियामेंट थाने पहुंचे और हमने वहां पर एक सूचना प्रार्थना पत्र अपना दिल्ली पुलिस को सौंपा और हमने उसमें उनसे कहा कि हम 29 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, ये जो मुर्तद है शैतानी औरत नादिया, इसके खिलाफ आ रहे हैं। हमारी वहाँ पर कन्वर्सेशन कुछ इस तरह हुई, हमें दिल्ली पुलिस ने ये बोला कि आप 29 में मत आइए, आप 30 तारीख में आइए, यानी 30 जून को आइए आप। हमने बोला ठीक है, अगले दिन आ जाते हैं, ट्यूसडे में आ जाते हैं 30 जून को। और हम 2 बजे से और 5 बजे तक वाली जो सेकंड शिफ्ट में धरना होता है वहां पर, उसमें करेंगे। उन्होंने बोला नहीं, आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वाला जो है उसमें कर लीजिए आप। हम उस पर एग्री हो गए। हमने सारी तैयारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर लोगों को चला, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों ने समर्थन दिया, इसमें अलग अलग संगठनों से समर्थन आया। तो अब 30 तारीख आ जाती है। 30 तारीख में सुबह 7:39 को मेरे पास एक कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट थाने से SHO बात कर रहा हूँ और आपकी जो परमिशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब हमने उनसे सीधे सीधे पूछा कि ये 2.5 घंटे पहले 10 बजे से प्रोग्राम है, कैसे इस तरह से आपने कैंसिल कर दिया? तो वो बोलते हैं कि 28 तारीख में कैंसिल किया है। अब हमने उनसे सारे प्रूफ मांगे कि हमें कैसे पता चलेगा 28 में कैंसिल हो गया है। ना हमारे पास कोई कॉल है, ना हमारे पास आपने किसी तरह की कोई बात पहुंचाई। ये कॉल आपको आखिरी वक्त पर आया? आखिरी वक्त पर, तकरीबन 2.5 घंटे पहले 7:39 को मेरे पास ये कॉल आया। और जब मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहा था तो वहां पर लोगों ने कैमरे शुरू किए हुए थे, वो शूट हुआ कैमरे में। तो फिर उस तरह से उन्होंने परमिशन कैंसिल की हमारी। और उन्होंने आई थिंक उन्होंने जो इशू दिया वो दिया कि हमने उनको शॉर्ट नोटिस दिया है। तो मैंने उनसे पूछा, जब मैं 26 जून को आपके पास आया था, आपने मेरे एप्लीकेशन पर उसको रिसीविंग करके दिया अपनी स्टाम्प लगाकर, तो आप तभी देख लेते कि मैं आपको शॉर्ट नोटिस दे रहा हूं। आप मेरा शॉर्ट नोटिस आपने एक्सेप्ट कैसे किया? आप मेरे शॉर्ट नोटिस की रिसीविंग क्यों दे रहे हैं मुझे? और फिर आप बोल रहे हैं एट ए टाइम के शॉर्ट नोटिस की वजह से आपको कैंसिल कर दी जाती है आपकी परमिशन। क्या लगता है, मतलब दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी वो धरना हो? देखिए, वहां पर जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने हमसे ये कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है, हम पहले से ही परेशान हैं, ये लोग उठ नहीं रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, आपका जो मुकदमा है, ये मामला है धरना प्रदर्शन, वो सेंसिटिव है आपका, तो इसलिए उस चीज को भी देखते हुए जो हमारी बात हुई वो बात करने लगे, इसलिए कैंसिल किया। नाज़िया इलाही इस वक्त इतनी चर्चा में है, कई राज्यों में FIR हो चुकी है उनके खिलाफ, गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट है। बड़े लोग, सत्ता के लोग?
अब सत्ता के हो सकते हैं, वो बाहर के हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सत्ता के लोग हैं, क्योंकि सत्ता के लोगों की जिम्मेदारी होती है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है देश का माहौल बनाए रखना। अब मैं राहुल गांधी को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस चीज का, है ना। मैं अगर यूपी की बात है तो मैं अखिलेश यादव को या बहन कुमारी मायावती को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस चीज का कि आप देश का, प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना, भाईचारे का माहौल बनाने में नाकाम हो रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारी, मतलब चौकीदार थी तो हम पूछेंगे ना कि क्या हो रहा है, जिम्मेदार कौन है, तो सत्ता के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि सत्ता के लोगों की ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है देश को अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलना। ये नाज़िया इलाही कोई पहला एग्जाम्पल तो है नहीं। आप तो बतौर वकील काम करते हैं, आप तमाम मामला से वाकिफ होंगे। गो हत्या के नाम पर या फिर गोरक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है गाजियाबाद के, उन लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप उन लोगों को भी जानते हैं अच्छी तरह। उनको भी क्या सत्ता का संरक्षण हासिल है? सबको सत्ता का संरक्षण हासिल है। सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस तरह के बयान देते हैं जो मुस्लिम विरोधी होते हैं, तो अब जो नीचे के लोग हैं, ये गली कूचों के दो कौड़ी के लोग हैं, ये तो ये देखेंगे ना कि जब सरकार में, सत्ता में बैठा हुआ कोई इंसान इस तरीके से बयान दे रहा है, कोई एमएलए कोई भड़काऊ बयान देता है, जैसे वो लोनी का विधायक है कोई, है ना, या फिर कोई अलग तरीके की बात होती है, तो जो छोटे लोग हैं, गली कुचों वाले, जो कार्यकर्ता कहते हैं जिनको, वो तो ये समझते हैं जब वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो हम और कदम आगे बढ़ा के कुछ करें, हमारे ऊपर संभालने के लिए पीछे बैठेंगे। और आज का जो माहौल है भारत में, भारत के मुसलमान का, वो भारत का मुसलमान इस वक्त बहुत, मैं कहूँगा कि गंभीर कह सकते हैं, जो वक्त चल रहा है ये बड़ा ही नाजुक वक्त चल रहा है भारत के मुसलमान के लिए। बहुत सोच समझ के काम करना पड़ रहा है भारत के मुसलमान। 15-14 में सरकार बनी, 15, 16, 17, उसके बाद मॉब लिंचिंग के मामले शुरू हुए और लोगों को पीटने के मामले शुरू हुए, गोश्त की दुकानें बंद कराना शुरू हुआ। ये तो अभी से नहीं चल रहा, अभी आप इतना एक्टिव क्यों? 2014 में जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो छोटे स्तर से शुरू हुआ, और होते 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 आज इस हद तक बात आ चुकी है कि अगर किसी की कार में हमारे किसी मासूम बच्चे से बाइक लग जाए तो उसको अपनी गाड़ी में डालकर ले जाएंगे दूसरी जगह, उसे बुरी तरह मारेंगे, और इतना मारेंगे कि उसको पीट पीट के कत्ल कर देंगे। 2014 से हम बराबर आवाज उठाते आए हैं, ऐसा नहीं है, हमारी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, हम बराबर आवाज उठाते आए हैं। और जब कभी मामला इस तरह का आता है, जो हमारे मजहब का मामला आ जाता है, नबी का मामला आ जाता है, नामूस रिसालत का, तो फर्क सिर्फ इतना रहता है कि अब नामूस रिसालत पर हम फिर खामोश नहीं बैठते हैं, फिर हमारा दूसरा रूप आ जाता है। मतलब रहते हम कानून के दायरे में ही हैं, लेकिन हम घरों से जब निकलते हैं तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, संविधान की हाथ में किताब लेकर निकलते हैं, देश के तिरंगा झंडा हाथ में लेकर निकलते हैं, और फिर हम अलग ऐलान कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, हमारी गोली लग जाए, हमें जेलों में डाल दिया जाए, हम पर मुकदमे लग जाए, हम पर लाठी पर चले, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम इस मुद्दे पे बोलेंगे ही बोलेंगे। कादिर साहब, इस वक्त मुसलमानों को कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए क्यों जूझना पड़ रहा है? क्या मौजूदा सरकार ये समझ चुकी है, ये मान चुकी है, ये तय कर चुकी है कि हमें सिर्फ गैर मुस्लिमों का वोट चाहिए और हम सत्ता में ऐसे ही बने रहेंगे? कहने का मतलब यह है, क्या इस वक्त देश में हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? जी, अब से पहले एक बीजेपी के नेता ने कहा था कि हम भारत का संविधान बदलेंगे, और हम तो भारत के वो लोग हैं जो संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं, और हम चाहते हैं कि संविधान पर किसी तरह की कोई आंच ना आए, संविधान पर किसी तरह का कोई अटैक ना हो किसी का भी। अब ये चाहते हैं कि भारत का संविधान हट जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए और हिंदुत्व यहां पर झंडे गाड़ दे। और वैसे भी एलानिया तो नहीं है हिंदुत्व, लेकिन 100% हिंदुत्व ही तो चल रहा है हर जगह। अब देखिए आप राजस्थान में देखिए आप, तमाम मस्जिदों को, मदारिस को जो नोटिस दिए गए हैं, नोटिस सिर्फ मस्जिद और मदारिस को दिए गए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं हर उस हिंदू भाई का जो मस्जिद के हक में रोड पर उतरे हैं, एहतजाज किया है। जैसलमेर और बाड़मेर की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू लोग मुकम्मल इस्लाम के मुखालिफ हैं, मुसलमानों के मुखालिफ हैं, ऐसा नहीं है। इनकी नफरत वाले जो हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, और इंशाअल्लाह एक दिन ये नफरत खत्म होगी और नफरत करने वाले खत्म होंगे। साल 2026 अब आधा हो चुका है लगभग। आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या सूरत देखते हैं? पहले से हमारी कौम के अंदर एजुकेशन का रेशो बढ़ा है,
और जो खामियां थी, जी खामियां सब में होती हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है वो भी ख़त्म हुई हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जितना भारत के आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक नई चीज़ देने के लिए, भारत को मुसलमान ने अपना खून पसीना दिया है, अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा दी। फॉर एग्जाम्पल है हमारे सामने तारीख है वीर अब्दुल हमीद साहब की, APJ अब्दुल कलाम साहब की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 10 साल के बाद भी मुसलमान। कादिर भाई कितनी उम्मीद, APJ अब्दुल कलाम साहब के बाद कोई भी साइंटिस्ट एक मुसलमान गिनती में क्यों नहीं आता? मैंने बाकायदा इसके ऊपर पढ़ाई कि मुझे ढूंढने से कोई भी ऐसा नाम नहीं आया जिसका मैं जिक्र इस वीडियो में करूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम कोशिश करते हैं ना, हम कह सकते हैं, हम दावत देते हैं लोगों को, अवेयरनेस फैलाने का हम काम करते हैं, एजुकेशन पर काम करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए, सोसाइटी, माशरे के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम कुछ अच्छा देकर जाएं, आगे बढ़ाएं अपने मुल्क को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह 10 साल बाद भी आप देखेंगे देश का, भारत देश का मुसलमान देश को उन्नतियों की तरफ ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देश को एक गिफ्ट के तौर पर देगा, जैसे मिसाइल दी। देश की सियासत से दूर लिए चलते हैं, एक छोटे से कस्बे जो कि ज़िला है हापुड़, वहाँ लिए चलते हैं जहाँ अब्दुल कादिर रहता है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है। अब्दुल कादिर अपना परिवार भी रखता है, अपना बच्चा भी रखता है, लेकिन मुस्लिम नौजवानों के लिए ये आवाज़ उठाना, सड़कों पर लोगों के ताने भी सुनना, तरह तरह की गालियाँ भी सुनना, ट्रोल भी आपको किया जाता है, ये सब क्यों सहता है? जब कभी कोई इंसान अपने घर से निकलता है सोसाइटी के लिए, कुछ काम करने के लिए, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो उसको इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। जिंदाबाद भी सुनना पड़ेगा, मुर्दाबाद भी सुनना पड़ेगा। अभिजीत दीप के है आज के टाइम में, वो बहुत ज़्यादा देश में एक अच्छे नौजवान के रूप में खड़े हो रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, और अपने साथ साथ देश के हर स्टूडेंट का, हर छात्र का, कि किसी छात्र की ज़िंदगी खराब ना हो, कोई जाकर दिन रात मेहनत करके कई साल, 2, 4, 5 साल मेहनत करता है, और जब उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो बच्चा जाके बेचारा सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अभिजीत दीप के भाई दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, है ना, एक नाम दिया उनको कॉकरोच जनता पार्टी, तो वो कॉकरोच के नाम से उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में क्रांति खड़ी कर ली। तो अब इस तरह के जो नौजवान होते हैं या कोई और होते हैं, तो उनको हर तरह की चीज सुननी पड़ती है। अभिजीत दीप के भाई के मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, और अभी हमने एक वीडियो देखी थी हाल ही में, उनके चांटा मार दिया था किसी ने। तो ये तो हर तरह के लोग होते हैं। अभिजीत दीप के तो नाम से जाहिर है अभिजीत है, लेकिन अब्दुल कादिर और अभिजीत कहीं ना कहीं इस वक्त दो नज़र से देखा जाता है। 6 जून को जब अभिषेक दीप के आए थे विदेश से, तो ये कहा गया मुसलमानों से कि आप लोग ना जाएं, क्योंकि लाठियां सिर्फ आप पर बंधी जाएंगी, जेल में सिर्फ आपको डाला जाएगा। क्या अभी भी मुसलमान इस प्रदर्शन से खुद को बचाए हुए हैं या फिर उनके साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? मुसलमान खुल के 100% उनके साथ आवाज़ तो बुलंद नहीं कर रहा है, लेकिन मुसलमान की दुआएं उनके साथ हैं। क्यों नहीं कर रहा? क्या डर है वाकई कि कार्रवाई एक तरफा होती है, सिर्फ मुस्लिम या फिर उर्दू नामों पर कार्रवाई होती है? अगर मुसलमान 100% अभिजीत भाई के साथ रोड पर उतर जाएगा तो ये हुकूमत कहीं ना कहीं इनको जो इसको कम्युनल बनाने की कोशिश करेंगे। अभिजीत भाई जानते हैं कि भारत के हर मुसलमान की दुआएं मेरे साथ हैं, हर मुसलमान की सिंपैथी मेरे साथ है, उनके इमोशंस मेरे से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो लोग खिदमत कर रहे हैं, वो खाना बांटने वाले हों, जो रात को सो रहे हैं बच्चे, उनको पंखा झलने वाले हों, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं। आप देख सकते हैं दाढ़ी टोपी वाले हैं। लेकिन कादिर भाई, आप घर से निकले तो हैं, आपने जैसा कहा कि सर पे कफन बांध कर निकलना पड़ता है। इस क्रांति के लिए एक ताकत का होना ज़रूरी है, और ताकत मिलती है हमें सत्ता से। क्या अब्दुल कादिर किसी सियासी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं? अलग, कभी किसी की बात पसंद आ जाती है, कभी किसी की बात पसंद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हम किसी एक पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, या हम किसी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं, इस तरह का तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन इसके बिना आप जब तक ताकतवर नहीं बनेंगे तब तक आप जंग लड़ेंगे कैसे? आपके पीछे जो नौजवानों का मजमा एक उम्मीद के साथ चल रहा है, उनको कैसे भरोसा हो कि भाई अब्दुल कादिर जो हमारी क़यादत कर रहा है वो हमारी सरपरस्ती भी करेगा, हमारी हिफाजत भी करेगा? आपका सवाल ये सोचने के काबिल है, लेकिन इसमें तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहिए।
हमारे पास समाजवादी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दीगर कोई और भी हो, वो हमारे पास वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब बात भागीदारी की आती है, MIM का नाम नहीं लिया, मैं वहीं आ रहा था, जब बात भागीदारी की आ जाती है तो हमें मेरी भागीदारी नहीं दी जाती है। ओवैसी साहब हमेशा भागीदारी की बात करते हैं, तो उनसे गठबंधन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? मुसलमानों का उनको जो हिस्सा है वो नहीं दिया जाए, सिर्फ इसलिए। तो मैं समझता हूं कि बाकी जो ये दीगर पार्टी हैं, इनको ओवैसी साहब से गठबंधन कर लेना चाहिए अगर फिरकापरस्त ताकतों को देश की गद्दी से हटाना है। तो कहीं ना कहीं अब्दुल कादिर का रुझान MIM की तरफ है। MIM की है कि MIM ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसी पार्टी है सियासी जो उनकी भी आवाज को बुलंद करने में उनके साथ खड़ी हो सकती है। 100% अखिलेश यादव के साथ आपको कुछ नजर नहीं आता कि समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबे अरसे तक मुसलमान जुड़ा रहा है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद मैंने अभी कहा कि हाँ 100% किसी की बात तो समझ में नहीं आती है, कभी किसी की बात अच्छी लगती है, कभी किसी की अच्छी लगती है। मसलन MIM है तो MIM की 100% विचारधारा से हम सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं है ना हम हर वक्त उनकी मुखालफत करते रहें। क्योंकि कादिर भाई अभी आप सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे थे, तेलंगाना लिए चल रहा हूं आपको। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है, साथ में MIM भी बड़ी ताकत के तौर पर हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, ओवैसी साहब का तो गढ़ है। हाल ही में एक खबर आई थी, आपको याद होगा, 3 से 4 दिन पहले की खबर है। वहाँ पर एक मुस्लिम टीचर को इसलिए पीटा गया कि उसने बिना इजाज़त स्कूल में उर्दू पढ़ाने की हिम्मत की, और उसके बाद उसकी पिटाई होती है, उसको बुरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता मारते हैं, पुलिस के सामने मारते हैं। तो जब यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है, MIM की भी कहीं ना कहीं भागीदारी है, तो इस तरह का जुल्म किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है? हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का जुल्म। और ये फिर MIM से कैसे उम्मीद करें हम लोग? नहीं, मैंने कहा कि कुछ बातें MIM की अच्छी लगती हैं, 100% हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। जिस तरह कुछ बातें कांग्रेस की अच्छी लगती हैं, राहुल गांधी जी की हमें बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, अखिलेश यादव जी की बहुत सारी हमें बातें अच्छी लगती हैं, कभी कभी हमें बहन कुमारी मायावती जी की बहुत सारी अच्छी बातें लगती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने किस तरह का बयान दे दिया ये, तो वो समझ में नहीं आता है हमें। जो अच्छी चीज लगती है हम उसकी तारीफ करते हैं, तायद करते हैं, हम खड़े हैं उसमें। जो बुरी चीज लगती है हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम चमचे तो नहीं है किसी के कि वो अच्छी बात कहेंगे जी हुजूर, बुरी बात कहेंगे जी हुजूर। अच्छी बात कहेगा पूरे देश का कोई भी व्यक्ति, 140 करोड़ देशवासियों में से। इवन के आज नरेंद्र मोदी कुछ अच्छी बात कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ इंसानियत के लिए कोई अच्छी बात करते हैं, हम उनकी उस अच्छी बात के साथ खड़े हैं। अगर कोई बात हमारे समझ में नहीं आती है तो ठीक है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमारा विचार कुछ और है, आपका विचार कुछ और है। साल 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जो आपको उनका पसंद आया। मैं याद करूं तो लंबी हो जाएगी वीडियो। मुझे पसंद नहीं आया कोई काम, और मुझे अगर कुछ किया भी हो तो मेरी नजर से नहीं गुजरा हो, तो मेरे पास कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो मैं कोई उनके काम को ये कह दूं कि ये अच्छा काम है। अब्दुल कादिर भाई, आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार बोलते हैं और जज्बात के साथ बोलते हैं। एक वीडियो आपका वायरल भी हुआ है जिसमें आप रो गए थे, जज्बाती बहुत ज्यादा हो गए थे। ऐसे में लोग आपको देख के जज्बाती होते हैं, और इन जज्बातों में बहकर कोई मुस्लिम नौजवान, खासतौर पर मैं मुस्लिम नौजवान को टैग कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, अगर वो जज्बाती होकर कोई गलत कदम उठा लेता है या फिर कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम कर लेता है, तो उसमें पकड़ किसकी होगी? क्या वो आपको देख के जा रहा है, और अगर जा रहा है तो किस हद तक सही? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है जब हमारी तरबियत हुई कि आपको जोश दिखाना है, नो डाउट, जज्बात के साथ काम करना है, नो डाउट, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है। जोश के ऊपर होश रहना जरूरी है। तो मैं जब भी बात करता हूं, ठीक है, मैं जज्बात में आके बात करता हूं, जोश में बात करता हूं, मेरे खून में है ये चीज, मैं जानबूझ के नहीं करता, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मैं बात करता हूं और मुद्दे इस तरह के आते हैं तो मैं अंदर से मेरा खून गर्म हो जाता है और मैं फिर जज्बात में आ जाता हूं। उसके बावजूद मैं अपनी जबान को काबू में रखता हूं। मैं बार बार बीच बीच में सेंटेंस कहता रहता हूं, कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, कानून के संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, कानून हाथ में नहीं लिया है, न लेंगे। और जो नौजवान मेरी इस बात को सुनते हैं वो ये भी समझते हैं कि जोश है,
जज्बा है, लेकिन बार बार ये संदेश, ये पैगाम दे रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर काम करना है, संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। दूसरी चीज, जिस इंसान के अंदर जोश नहीं है, जिस इंसान के अंदर जज्बा नहीं है, मैं समझता हूं वो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। एक बच्चा IAS PCS की प्रिपरेशन करता है, एक बच्चा पढ़ता है रात दिन, अगर उसके अंदर जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो पूरी पूरी रात बच्चे पढ़ते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, चश्मा लग जाता है आंखों पर IAS PCS का एग्जाम क्लियर करने के लिए, PCSJ का एग्जाम क्लियर करने के लिए, नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो ये जोश ही तो है, ये जज्बा ही तो है, ये जुनून ही तो मैं समझता हूं कि नौजवान को जोश के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वो जोश ही तो था, वो जज्बा ही तो था जब वीर अब्दुल हमीद ने सैकड़ों की तादाद में दुश्मन देश के सिपाहियों को पीछे भगा दिया था और घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। तो वो जोश ही तो था, जज्बा ही तो। अगर जोश नहीं होता, जज्बा नहीं होता, तो फिर क्या होता? वो भी पीछे हट जाते। इन बातों को लेकर, अपनी स्पीचेस को लेकर कभी कानूनी मुश्किलात का सामना हुआ है आपको? कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं, नजरबंद कहते हैं जिसे, नजरबंद कर लिए गए हैं, और केस भी बुक हुए हैं अब से पहले। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कहा कि संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर अननेसेसरी कोई हमें गलत तरीके से झूठे आरोप पे फंसाता है तो अदालत है ना भारत की, पूरा विश्वास है अदालत पर। कादिर भाई, लेकिन अदालत में हम बरी हो गए। अदालत से आप बरी हो गए, लेकिन अगर मामलात में आप फंसते हैं, जाहिर तौर पर पैसा चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। क्या कोई इन्वेस्टमेंट, क्या कोई फंडिंग आपको होती है? नहीं, कोई फंडिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्च हो रहा है जेब से खर्च। मुझे लगता है कि इस तरह के काम करने के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। जितना हमारे नौजवान चाय खानों पर बैठकर पान खाने में, बीड़ी और सिगरेट और बिरयानी, मुर्गे बकरे खाने में उड़ा देते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे भी कम खर्चा आता है। सिर्फ जोश चाहिए, जुनून चाहिए, जालिम की आंखों में आंखें डालकर उसको ललकारने की हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए आपको कानून के दायरे में। बिल्कुल। अब बात हम थोड़ी सी मंदिर और मस्जिद की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये देश ऐसा है जहां पर हम इनके बगैर कहीं ना कहीं हमारे देश की सियासत मुकम्मल नहीं होती है। इस वक्त आप जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में इसी तरह के हालात हैं जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं। हालांकि वो बात और है, कांग्रेस में भी कुछ, खासतौर पर राजस्थान में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बाकी जगहों पर भी। 2027 का चुनाव आ रहा है, किस तरह का कोई पैगाम आप देना चाहेंगे मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम कौम को? अगर हम दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अगर मुसलमान 5 वक्त की नहीं 50 वक्त की भी नमाज पढ़ने लगे और अपना सियासी शऊर बेदार ना करे, तो हालात बदलने वाले नहीं है। आपने कहा नौजवानों को क्या संदेश देना है, मैं अपनी कौम के गयूर नौजवानों को यह संदेश देता हूं कि हर विधानसभा की, हर लोकसभा के समीकरण अलग होते हैं। कहीं पर कुछ समीकरण है, कहीं पर कुछ समीकरण है। कहीं पर समीकरण है कि किसी एक समाज के साथ जाएंगे तो फिरका परस्त ताकतों को हरा पाएंगे। कहीं दूसरी विधानसभा है, लगी हुई विधानसभा है, लेकिन वहां उस समाज के साथ नहीं जाना है जिसके साथ लगी बराबर वाली विधानसभा में जाना है। तो अलग अलग विधानसभा, जहां जो जिसकी विधानसभा हो, जो जिसकी लोकसभा हो, जहां आप देख लीजिए फिरका परस्त ताकतों को कौन कैंडिडेट के पास ज्यादा वोटर है, फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का, हराने का, उसके साथ चले जाइए। वहां पर अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर कुछ खेल करने की कोशिश करती है, मतलब समीकरण बैठाने की कोशिश करती है, तो वहां पर ओवैसी जी की एंट्री हो जाती है, चीजें खराब होने लगती हैं। आप कैसे करें? ओवैसी साहब जो आते हैं, उन्होंने अब से पहले भी कहा है कि बीजेपी का डर दिखा के ये सियासी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का वोट हासिल करती हैं, और वो सीधी बात कहते हैं कि हमें भी लीजिए गठबंधन में। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि ओवैसी साहब चीजें खराब, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब चीजें खराब कर रहे हैं, तो चीजें खराब नहीं करेंगे। जब समाजवादी मिल रही है, जब कांग्रेस मिल रही है, तो ओवैसी साहब को भी ले लीजिए। ये ओवैसी साहब ने अभी हाल ही में एक जगह इशारा दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधी तौर पर नकार दिया कि उन्हें MIM के साथ नहीं करना है करार। तो ये क्या खसारे में, यानी नुकसान में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। ऐसा तो नहीं है ओवैसी साहब के साथ पीछे सिर्फ 4 वोटर हैं, चार कार्यकर्ता हैं, उनके पास एक बड़ा जो है वोटर है, बड़ा समाज है उनके पास। तो कोई भी हो, अखिलेश यादव जी नहीं, अखिलेश यादव जी से कोई अलग भी हो,
तो इस वक्त हमें देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने भी लोग देश के लोकतंत्र को बचाने की मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, उन सबको एक हो जाना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने की बात तो कांग्रेस एक जमाने से कर रही है, क्यों नहीं चुनाव जीत पाते? जितने लोग लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं उन सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। मुत्तहिद होंगे, मुनज़्ज़म होंगे तो लोकतंत्र को बचा जाएगा। संविधान के दुश्मनों को आप भगा सकते हैं। मुसलमान अभी तक अपने लिए कोई न्यूज चैनल क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छा टॉपिक चढ़ा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको इस सवाल के लिए। हमें चाहिए कि हम एक अच्छा न्यूज़ चैनल खड़ा करें, ये होना चाहिए। इवन के इसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। मैं जानता हूँ इसमें पैसा बहुत लगता है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एज ए एंकर के तौर पे काम किया है, मैंने कितनी मतलब आपको टीवी पर भी देखा है माशाल्लाह। तो खर्चा आता है, लेकिन अगर हम जो हमारे बड़े पत्रकार हैं मुसलमान इंडिया में, उन सबको जिम्मेदारी दें और हम अगर जो ये हम सदका ज़कात निकालते हैं, मैं बिल्कुल डाउन करके कह रहा हूं मैं, हम इतना ही कर लें कि हम सदके और ज़कात का पैसा लगा दें और हम एक बड़ा न्यूज़ चैनल भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पर हम भी अपना खड़ा करेंगे। तो मैं नहीं, ठीक है, अगर पैसे का बंदोबस्त हो जाता है, आपको लगता है ये सरकार इजाजत देगी? ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री इजाजत देगी? कोशिश तो कर सकते हैं। घर में बैठे हुए तो कुछ नहीं होता। जब घर में बैठे हुए सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तो क्या होगा? मैं घर में बैठे हुए सोचता नाज़िया इलाही खान के खिलाफ, मुर्तद के खिलाफ आवाज उठाऊं, कुछ नहीं होता। मैं गया, मैदान में उतरा, साथी आए, चीजें बनी और बेशक हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन पूरे भारत में पैगाम गया कि ये जो मुर्तद है इसके खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ हुआ है, कुछ सुरसुराहट आई है, कुछ नौजवान पहुंचे हैं दर्द लेकर, गुस्सा लेकर, कानून के दायरे में गए हैं कुछ नौजवान और उनकी परमिशन कैंसिल की गई है। लेकिन पैगाम तो गया और हमने मेमोरेंडम भी दिया। तो घर में बैठे हुए तो कुछ नहीं होगा, मैदान में उतरो, चीजें सही होंगी, कोशिश करो। कोशिश ही तो की जा सकती है ना, और कोशिशें ही सफल होती हैं। अब्दुल कादिर किसी सियासी पार्टी में अपना मुस्तकबिल देखते हैं? अभी तो सच बताऊं, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को, वैसे भी ऑफ रिकॉर्ड भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचा नहीं है कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा तौर पर ज्वाइन करना है। अभी इस तरह की कोई चीज नहीं है। ठीक है, चूंकि बहुत लंबी बातचीत हमारी हो गई, मैं नहीं चाहूंगा कि व्यूअर का और ज्यादा वक्त जो है हम लोग खाएं। सही बात। जहां से मैंने बात को शुरू किया था वहीं पर ले आता हूँ। नाज़िया इलाही मुर्तद की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोग गए, फिर इजाजत नहीं मिली, आगे क्या रोड मैप है आपके पास, क्या प्लानिंग है? कोर्ट में तो हमने मुकदमा डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कानूनन लड़ाई तो जारी रहेगी। और ये कहीं भी छुप जाए, ये हिंदुस्तान के किसी भी बिल में जाकर छुप जाए, कानून के दायरे में रहेंगे और इसको खींच के लाएंगे और इसको सजा दिलाएंगे। किसी कानून की धारा का इस्तेमाल करके ये बच रही हैं या फिर छुपी हुई हैं? छुपी हुई क्या वजह क्या है? कानून की धारा का अगर इस्तेमाल होता तो इस पर देश में एक भी एफआईआर नहीं होती। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मेरे सामने एफआईआर आई हैं, 3 एफआईआर मेरे सामने अभी तक आई हैं, 3 एफआईआर इस पर हो चुकी हैं। अगर कानून के धारा से बचती तो एफआईआर नहीं होती। एफआईआर इस पर हो चुकी है और इंशाअल्लाह हमें अदालत से उम्मीद है हमारा पीड़ा, हमारा दर्द सुना जाएगा और हमारी भी एक एफआईआर आईटी एक्ट में इस पर दर्ज होगी। ठीक है, तो ये अब्दुल कादिर साहब थे जो इस वक्त बता रहा था कि नौजवानों के फैन सेंसेशन बने हुए हैं। खैर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब्दुल कादिर साहब जिस सोच के साथ, जिस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम नौजवान इनकी बातों को समझते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अपने तमाम उन कामों को करेंगे जिसको करने की ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पर कौम को जिस तरीके से पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है, उन्हें कुचलने की कोशिश हो रही है, ऐसे में हमें अब्दुल कादिर जैसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जो अपनी बात को कहना भी जानते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं, लेकिन संविधान को ख्याल में रखते हुए। फिलहाल ये पॉडकास्ट में यही खत्म करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अब्दुल कादिर साहब आपका, जो आप आए, हमें वक्त दिया। फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।